तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी जानकारी के साथ आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अंतरिम बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक लगातार जारी है। पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। बजट को लेकर चर्चा चल रही है। अंतरिम बजट को इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद अंतरिम बजट को पढ़ा जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि अंतिम बजट को लेकर चर्चा, क्योंकि लोगों को काफी आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश को दिशा दिखाने का काम ये बजट करेगा, लेकिन देश को किस संदर्भ में ये बजट दिशा दिखाएगा ये 11 बजे जग जाहिर होगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पढ़ेंगी, देश के सामने रखेंगी। अब लोगों की आस पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, ये देखने की बात है। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, संसद के बाहर की लाइव तस्वीरें। हालांकि कैबिनेट बैठक अब चल रही है, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, काफी अहम मीटिंग है। इसमें बजट पर चर्चा हो रही है और इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से बजट को मंजूरी मिलेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है बजट को और उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। पूरे बजट की फ्रेमिंग को लेकर एक बार फिर से चर्चा, और साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी कि इस बजट के माध्यम से आम जनता को लाभ कितना होगा, जो कि हरियाणा न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में इस समय बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे न्यूज चैनल पर लगातार इस बात की चर्चा कि लोगों की कितनी आस इस बजट से जुड़ी हुई है। क्या लोगों की आस के मुताबिक ये बजट खास रह पाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मिलेगा 11 बजे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पढ़ना शुरू करेंगी। बजट भाषण होगा, उसके बाद लोगों की आस कितनी बरकरार रहती है ये देखने की बात है। विपक्ष पुरजोर तरीके से निशाना साध रहा है इस बजट को लेकर कि पिछले 9 सालों में बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला, ये बात विपक्ष लगातार कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अपनी अगुवाई करते हुए कहा जा रहा है कि हमने देश को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हालांकि कल अपने अभिभाषण में बात कही थी कि पिछले कई दशकों का हिसाब पिछले 1 दशक में हमने किया है। तो लगातार चर्चा हम हरियाणा न्यूज पर कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक थोड़ी सी गर्माहट भी चर्चा में देखने को मिली। आपस में किसी को लेकर भी ये चर्चा पर्सनल न हो, ये हमारा प्रयास भी है, क्योंकि अगर चर्चा पर्सनल होगी तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों को कुछ भी क्लियर हो पाएगा कि पिछले बजट में क्या रहा और इस बजट में क्या होगा। विपक्ष हमारे साथ पूरा हमारे पैनल में मौजूद है, जो कि जनता के सामने एक सटीक छवि भी रखता है। हालांकि सत्ता पक्ष हर बार अपने अगुवाई खुद करता है कि हमने जनता के लिए ये खास किया है, ये खास किया है, लेकिन एक सटीक छवि पेश करने के लिए हमारे साथ पूरा विपक्ष भी इस पैनल में मौजूद है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में किसी को लेकर भी अगर कोई प्रवक्ता पर्सनल डिबेट करता है तो उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ चर्चा में लगातार शामिल है। एक बार ऑन स्क्रीन प्रोफेसर विधु रावल को लाइए। और अब ऐसे में बजट पर चर्चा काफी जरूरी भी हो जाती है और हरियाणा न्यूज पर बजट पर चर्चा लगातार जारी है। प्रोफेसर विधु रावल, अभी से कुछ देर पहले जब बातचीत हम कर रहे थे तो डिबेट थोड़ा पर्सनल हो गई थी और ऐसा लगता नहीं है कि डिबेट पर्सनल होनी चाहिए। कुछ आपकी तरफ से कहा गया, कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर विधु रावल, देखिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से बात कही गई है कि हालांकि पर्सनल जो है, हाँ उनकी तरफ से हुई थी पर्सनल, मेरी तरफ प्रोफेसर विधु रावल, देखिए प्रोफेसर विधु रावल, क्या है कि जनता अभी लगातार हमें देख रही है। ऐसे में हमारा एक दायित्व भी बनता है कि जनता के सामने एक सटीक छवि प्रस्तुत करें। अब ऐसे में विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम तो काम है सर, विपक्ष का तो काम है कि जनता के सामने जो भी कमियां रही हैं उनको प्रस्तुत किया जाए। चलिए ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल एक बार अपनी तरफ से आप क्लियर करें। ये विक्टिम कार्ड ना ले आया करो, हर जगह प्रोफेसर विधु रावल एक बार अपनी तरफ से आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार बोलने लगे। कोई भी डिबेट अगर पर्सनल होने लगे, किसी भी डिबेट में अगर एक दूसरे को लेकर प्रवक्ता पर्सनल होने लगेंगे तो उस डिबेट का कोई औचित्य नहीं, इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं। आप मेरा समय खराब कर रही हैं। प्रोफेसर विधु रावल, आप एक बार अपनी तरफ से क्लियर कर दीजिए। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ ठीक है। देखिए, एक गलत फहमी हो गई थी और मैं इसलिए अनुमति मांग रहा हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। सीधा सीधा मामला था, इनकी पार्टी ने जानबूझकर चालाकी पूर्वक या जो भी कारण रहा होगा या गलती से कह ले अपना नाम आप रख लिया, AAP, आम आदमी पार्टी। अब जब भी मैं आप कहता हूं तो सारिका जी को लगता है कि मैं इनके बारे में कह रहा हूं। चलिए ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके लिए पर्सनल कुछ भी नहीं है।
इनको पर्सनल कुछ भी नहीं। आज तक पर्सनल लोग जो भ्रष्टाचार करते थे वो पर्सनल होता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस पार्टी ने तो भ्रष्टाचार को भी संस्थागत कर दिया। अच्छा। 336 करोड़ की जो मनी ट्रेल निकाली, और ये फैसले में लिखा हुआ है कि कोर्ट कह रहा है कि जांच होनी चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी फंड में उसको यूज किया, उस अपनी पार्टी के कैंपेनिंग में उसको यूज किया। इनकी तो पार्टी में भ्रष्टाचार भी पर्सनल नहीं है, तो मैं इनको पर्सनल क्या कह सकता हूं? माफी चाहूंगा। और मैं मैंने अनुमति जो ली थी, मैं कांग्रेस के भाई को जवाब देने, मैं इनको जवाब भी नहीं देना चाहता था। आपने इनको बीच में बुला लिया, मुझे जवाब देना तो प्रोफेसर विदुरावल जरूरी है ना। अगर सवाल किया जाता है तो जवाब देना तो देखिए आपका लाजमी है। नहीं, इनका नहीं, ये टाइम वेस्ट करने वाले नहीं, ये राजनीति का प्रदूषण है। प्रोफेसर विदुरावल विपक्ष का हिस्सा है। देखिए अगर सवाल किया जाएगा तो मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। ठीक है, कांग्रेस एक सीरियस पार्टी। मनीष खटाना, आप ही की बात का वो जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का वो जवाब दे देना। मेरी एक आपसे एक इल्तिजा है छोटी सी, जहां हम नारियों को पूजने की बात करते हैं, नारी मेरी सुनते लीजिए प्रोफेसर साहब, एक मिनट मैं कह रहा हूं मनीष खटाना, देखिए मेरा काम सवाल पूछने का है। मैं सवाल नहीं ठीक है, मैं घी थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं नहीं डाल रहा। आप नहीं आपके सवालों का जवाब देने, मैं नारी सम्मान की बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। प्लीज, आपने सवाल प्रोफेसर साहब कमाल कर रहे हो। सम्मान ही है ये। मैं कह रहा हूँ सुन तो लो, हमला नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? नारी का सम्मान तब होगा जब ये लोग, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब इनसे ज्यादा प्रोफेसर साहब, अगर आप करते रहोगे मतलब आप चलिए ठीक है, ओके। यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं और सत्ता पक्ष जवाब भी देना। पार्टी से ऊपर उठकर मनीष जी इस विषय पर आप मत पूछें, मनीष खटाना मत टिप्पणी करें। मनीष खटाना खत्म हो चुका है, आगे बढ़ने दीजिए। ओके, एक लाइन ये कहते आपको मेरी बात से खेद हुआ, मैं खेद व्यक्त करता हूं। बोल तो दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया है। एक लाइन मत बोलिए, फिर मुझे भी एक लाइन बोलनी पड़ेगी, एक लाइन मुझे भी बोलनी पड़ेगी उसके बाद। देखिए इसलिए डिबेट में ये बात पीछे चली गई है, डिबेट में ये बात पीछे चली गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ऐसे में चीजें क्लियर हो जाएं सभी के लिए, दर्शकों के लिए भी और प्रवक्ताओं के लिए भी, ये एक सही चीज है। अब ऐसे में लंबा टाइम है, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। प्रोफेसर विदुरावल, लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ लगातार में तो बहुत कुछ ठीक है। कांग्रेस का जवाब ले लीजिए प्लीज, कांग्रेस का जवाब ले लीजिए। एक सेकंड के लिए आ रहा हूं। पैनल में गेस्ट हमारे साथ लगातार उसी के लिए मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। आम आदमी वाला प्रदूषण बस गलत ही हुआ। ठीक है, प्रोफेसर विदुरावल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वीके जैन व्यापार मंडल सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर वीके जैन आपका। अब ऐसे में देखिए उद्योगपतियों को खासी उम्मीदें रहती हैं सर बजट से। जब भी बजट पेश होता है तो सबसे एक टकी निगाह लगी रहती है, तो उद्योगपतियों की लगी रहती है कि हमारे लिए इस बजट में क्या खास होगा। इस अंतरिम बजट को लेकर आपका क्या नजरिया है सर? पहले भी बहुत से इन्होंने राहतें दी हैं व्यापारियों को। ओके, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं अच्छी राहतें देंगे ये। जैसे जीएसटी को में कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद है। इसमें काफ़ी जीएसटी है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे मैं मसलन करूँगा, फर्नीचर पे इन्होंने 18% लगाया हुआ है, जो कि कुर्सी जो आम आदमी यूज़ करता है उस पर इतना नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पटरे इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के, इस पर भी 18% है। इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत राहत की ज़रूरत है। छोटे छोटे कर लगा दिए गए हैं, जैसे कि पनीर के ऊपर और दूध के ऊपर, इनके ऊपर सबके ऊपर कर मुक्त होने चाहिए। छोटी छोटी आम आदमी की चीज़ें हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ राहत देंगे, क्योंकि पीछे भी राहत मिलती रही है, इस बार भी उम्मीद है कि अच्छी राहत मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। आपने सुना वीके जैन व्यापार मंडल सचिव हैं, उनकी तरफ से बात रखी गई। हालांकि जीएसटी को लेकर राहत देने का काम सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी राहत की कुछ उम्मीदें हैं जिन पर खरा उतरना चाहिए। इस अंतरिम बजट को आम लोगों को काफी उम्मीदें इस बजट से हैं। लौटूंगा आपके पास डॉक्टर सारिका वर्मा, लेकिन उससे पहले मनीष खटाना की जवाब जो दिया उन्होंने, उसके सवाल का जवाब प्रोफेसर विदुरावल आप दे रहे थे। हाँ, मैं जरूर देना चाह रहा था। देखिए, मनीष खटाना जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे। उन्होंने कहा था कि महंगाई से छुटकारा मिला क्या? बहुत हद तक मिला मनीष जी।
कैसे छुटकारा मिला मनीष जी? महंगाई से छुटकारा तो तभी मिल गया था जब जनता ने कांग्रेस से छुटकारा पा लिया। कांग्रेस के दौरान जो है 18 तिमाहियां 18 क्वार्टर्स तक जो है किस प्रकार से 10% से अधिक जो है इन्फ्लेशन रेट रहा करता था। अब पिछले जब से मोदी सरकार आई तब से एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं गया जिसमें 10% महंगाई दर रहा हो। आपके समय जो एक एवरेज निकल कर आई 10.66% जो है महंगाई दर रहा करता था, इन्फ्लेशन रेट रहा करता था। आज वो घटकर जो है 5.7% जो है हो चुका है। तो अपने आप जो है महंगाई दर तो से काफी हद तक छुटकारा मिला। और ये तो कब, जब आप नगद में तेल बेचते रहे हिंदुस्तानियों को और उधार लेकर बेचते रहे। आप 10 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ गए थे। ऐसा दुनिया के अंदर नायाब कोई इतिहास ही होगा जब आप नगद में तो यहां पर खरीद रहे हो भारतीयों से तो सीधे पैसे ले रहे हो और विदेशियों से उधार में ले रहे हो। मतलब ये एक अलग मॉडल था। खैर इस पर चर्चा नहीं करते। एक इन्होंने कहा राशन फ्री में दे रहे हैं, जब राशन फ्री में देना चाह रहे हैं और ये आमतौर पर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं विपक्षी हमारे साथी। तो आपकी डिबेट पर वंस एंड फॉर ऑल वसंत जी मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अभी चुनाव आने वाला है, इनकी मैनिफेस्टो बनने वाले हैं, मैं चाहता हूं अगर इन्हें बहुत तकलीफ है कि 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों मिल रहा है, तो ये अपने घोषणा पत्र में लिखकर बताएं कि जब हम सत्ता में थे तब हम केवल 29.5 करोड़ लोगों को दे पा रहे थे और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इन 82 करोड़ लोगों से राशन वापस ले लेंगे। हम इन 82 करोड़ लोगों से राशन वापस ले जाएंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन्होंने तो CMI नाम की संस्था भी बनवा रखी है जिसके अध्यक्ष जो है इनकी मैनिफेस्टो कमेटी के भी अध्यक्ष है। तो अपने मैनिफेस्टो में ये जरूर डालें, जैसे रोजगार के उल्टे सुल्टे आंकड़े डालते हैं। फिर इन्होंने कहा गरीब गरीब हो गया। मनीष जी आंकड़े तो कुछ और कह रहा है। 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आपके तो नारा चलता था, नेहरू जी ने कहा था हम सेना नहीं रखेंगे, पुलिस नहीं रखेंगे, हम तो गरीबी से लड़ाई लड़ेंगे, हम चीन से नहीं लड़ेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे, हम तो गरीबी से लड़ेंगे। नेहरू जी ने कहा था, इंदिरा जी ने कहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 85 पैसे नहीं पहुंचते, 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच का कांग्रेसी हाथ कौन खा लेता पता नहीं चला। लेकिन और सोनिया जी ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, आपने तो जुमले फेंके। लेकिन मैं आपको एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे रहा हूं, दूसरा नीति आयोग की रिपोर्ट दे रहा हूं, 13.57 करोड़ 13.5 करोड़ लोग जो है पिछले 9 साल में मोदी राज में गरीबी रेखा से ऊपर आए। और ये कब, जब हमने गरीबी रेखा का सूचांक जो है वो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को भी बढ़ाया। आप ये आंकड़ा बता दीजिए, आपके 54 साल के राज में, आप कांग्रेस का जब राज रहा, कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। फिर आप कहते हैं कर्ज कितना लिया? प्रोफेसर एक कर्ज पर और ले लीजिए, कर्ज पर और सुन लीजिए एक बार। अनुमति है क्या जी मुझे? प्रोफेसर विदु रावल, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी है। देखिए विपक्ष की तरफ से अभी जो सवाल किया गया उसका जवाब आपने दिया, आपने रिपोर्ट पेश की। अब ऐसे में लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको लेकर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। हरियाणा में सिलेंडर के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, प्रोफेसर विदु रावल आपको पता होगा, और पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये सुविधाएं वो हैं जो डेली वेज में लोगों को जरूरत पड़ती हैं। अब ऐसे में किस तरीके से आप कहेंगे कि लोगों के लिए जो महंगाई है वो कम हुई है? पेट्रोल डीजल को लेकर त्राही त्राही लोगों में देखने को मिलती है कि 100 रुपए पहुंच गया है, शतक लगा चुका है। और अब ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर अगर हरियाणा में ही मैं बात कर लूं, राजस्थान में तो हालांकि कम कर दिया आपने, लेकिन हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 1000 के पार सर कैसे होगा? देखिए, जहां तक महंगाई की बात है और जहां तक महंगाई में भी पेट्रोल और डीजल की महंगाई की बात है, तो सितंबर 2013 यूपीए का शासनकाल था। उस समय हमने अपनी गाड़ियों में 73 रुपए 46 पैसे का पेट्रोल डलवाया हुआ है। मैं अपनी खुद की पर्ची आपको दे सकता हूँ, मेरे नाम से कटी हुई पर्ची है, हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूँ। आज अगर 100 रुपए के करीब करीब है, 100 से थोड़ा सा कम है, 99 रुपए है, तो 73 से 99 का अगर सफर तय कर रहे हैं, तो जब ये लोग सरकार में आए थे उस समय तो 32 रुपए था। अटल जी 32 छोड़कर गए थे, 32 से 73, यानी किस प्रकार से 2.5 गुना इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर उस अगर रेशो में देखें तो अब 200 रुपए होना चाहिए था, हमने तो दुगने से कम रखा हुआ है। और ये कब, जब मैं फिर से कह रहा हूं 10 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ गए थे अनर्थ शास्त्री, माफी चाहूंगा अर्थशास्त्री, मेरे मुंह से अनर्थ शास्त्री निकल जाता है कई बार, माफी चाहूंगा इस बात के लिए। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी नकद में तो हिंदुस्तानियों को बेचते थे,
मेरे मुंह से निकल गया साहब, मैंने तो वापिस ले लिया। चलिए ठीक है, उसके लिए माफी आपने मांग ली, अच्छी बात है, उसके लिए माफी आपने मांग ली, अच्छी बात है। तो 10 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, 10 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान पर कर्जा तो छोड़ गए ऑयल का, और हिंदुस्तानी से नगद लेते रहे। अरे आप बाहर से अगर उधार ले रहे थे, आप बाहर से उधार ले रहे थे, और आज तो रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ, दुनिया के लिए तो आपदा है। और मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं आपदा में अवसर, हम आज अपना जो ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, माफी चाहो, हाँ, ऑयल इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम, उसका एक बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट हम रूस से लेना शुरू कर दिया, जो दुनिया में सस्ते रेट पर ले पा रहे हैं। हमें 85% जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे यहाँ पर होम ग्रोन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इतने कंट्रोल्ड तौर पर रख पा रहे हैं, ये एक आपके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक बात उठाई थी, दूध और पनीर को कर मुक्त किया जाए। और एक आमतौर पर एक बात जाती है कि दूध और पनीर जो है उस पर जीएसटी लगा है। सर, दूध और पनीर पर 2004 में भी जो है वैट लगता था। जो पैक्ड फूड है, जो अनपैक्ड है, उस पर आज भी कोई जीएसटी नहीं है। जो पैक्ड फूड है उस पर वैट तब भी लगता था, आटे पर भी लगता था। अखिलेश जी ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि कांग्रेस की सरकार जो 4.5% लेती है उसमें 1% की राहत वो उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। ये उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आटे की बात कर रहा हूं, आटे पर, दूध पर, पनीर पर जो पैक्ड फूड था उस पर तब भी लगता था वैट। आज तो उल्टा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार के कोई अच्छे सुझाव आएंगे तो उस पर जो है जरूर। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल, देखिए, लगातार राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो अपने बजट को लेकर अच्छाई भी प्रस्तुत करते हैं, विपक्ष जो है कमियां निकालने का काम करता है, लेकिन सही मायने में जो ये अंतरिम बजट है लोगों के लिए कितना खास रहेगा, इन उम्मीदों के साथ हमारे साथ चर्चा में सुभाष सप्रा अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं। एक सही मायने में जो छवि होती है बजट की, सुभाष सप्रा, 2019 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें जो राहत मिली थी देशवासियों को, क्या अब की बार भी उतनी राहत मिल सकती है? क्या लगता है आपको? देखो, चाहिए अंतरिम बजट है, चुनावी वर्ष है ही है। अब गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है, अभी इसकी जो फिगर है वो 17,86,816 करोड़ है पिछले महीने की। हाँ। उधर से जो आईटीआर है उसमें भी कई करोड़ों की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ मतलब इनकम टैक्स भी आ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया आ रहा है। जो 2019-20 में जो डिसइन्वेस्टमेंट था, जो विनिवेश था, इसका जो टारगेट था वो इट वाज 90,000 करोड़। ओके। और उसमें जो हासिल हुआ वो था 50,000 करोड़। अब 2023-24 में दिसंबर तक इन्होंने जो टारगेट रखा था, जो डिसइन्वेस्टमेंट था, इट वाज 51,000 करोड़। परंतु क्योंकि पहले वो 90 था, मैं 2019-20 की तुलना कर रहा हूं, हाँ। वो 90,000 करोड़ था और उन्होंने जो लक्ष्य जो हासिल हुआ 50,000 करोड़, यानी गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसको थोड़ा सा बेचा गया। और विपक्ष ने पूरा अच्छी तरह से उसकी आलोचना की, जी मोदी साहब तो देश को बेच रहे हैं। अब ये जो 2023-24 का जो आंकड़ा है वो 51,000 करोड़ से 10,000 करोड़ ही अभी हासिल हुआ है ये। अब देखो, उधर से इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़िया हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़िया हो रहा है। साथ साथ जो जीएसटी, जो हमारा जो राष्ट्रीय जो घाटा है, जो फिस्कल जो डेफिसिट है, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये अब इस जो फिगर है जो पिछले साल की, ये 17,86,816 करोड़ है। फिस्कल जो डेफिसिट है इतना ज्यादा बढ़ जाना, और साथ ही साथ अभी जरूर विदुल साहब बताएंगे, अभी कर्ज पे बोलना चाह रहे थे, आपने उनको अवसर नहीं दिया। हाँ, जो डेट ट्रैप है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। अब ये आज हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं उनके लिए ये जो आज जो बजट अंतरिम चाहे वो बजट है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल है भी सही, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, चाहे वो सीएमआई का आंकड़ा बता रहे हैं झूठा है या सच है, आज इसमें कोई दो राय नहीं। आज विपक्ष के पास जो मुद्दा है, हरियाणा का ही मैं ले लेता हूँ, हरियाणा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेट है, जहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो। साथ ही साथ जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी हमारे जो हरियाणा में उसकी जो हालत है स्कूलों की वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखो टीचर्स की कमी है, पूरे इंडिया में ले लो आप, यूनिवर्सिटीज में भर्ती नहीं होती, टीचर्स की भर्ती नहीं होती। अब एजुकेशन को किस तरह से गवर्नमेंट किस तरह से एलोकेट करती है बजट। पिछली बार इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल खोले, कितना वो अचीव हुआ वो तो विद्युत साहब बताएंगे भाई, कितने
एम्स खोले हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने नर्सिंग हैं, कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, ये बताएंगे। एजुकेशन पे पूरा जोर दिया जाना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको, उसकी जो रेट है उसमें काफ़ी कमी करनी चाहिए, और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो रेट बढ़ाया जाए। अब इसलिए अब पीछे मैं अभी ज्ञान की बात कर रहा था, क्योंकि इस टाइम जो जोर दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, वो नारी शक्ति पे पूरा जोर दिया जा रहा है। और हमें उम्मीद है जो नारी शक्ति की जो दूसरे देशों की तुलना में जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है। लेबर फोर्स को इट कैन बी इंक्रीज अप टू 25% उम्मीद है। और साथ ही साथ जो नारी शक्ति के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर जो मतलब कारोबारी जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए जो लोन है, जो ऋण है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसमें आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। गरीब बंदा देख रहा है, व्यापारी लोग देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं आज हमारे वित्त मंत्री महोदय की तरफ, मोदी सरकार की तरफ, और उन्हें पूरी उम्मीद है उन्हें कुछ हासिल होगा। चलिए ठीक है। अब ऐसे में ये लाइव तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है, उस समय की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी फिलहाल संसद में मौजूद हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। अभी फिलहाल लाइव की अगर बात करें तो उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पढ़ना शुरू कर देंगी। ये तस्वीरें उस समय की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मौजूद थी। तो हमारे साथ अभिषेक झा टैक्स एक्सपर्ट भी लगातार स्टूडियो मौजूद हैं। अभिषेक झा, सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर करने की जो है इसमें उम्मीद है कि हो सकती है। इससे रिलैक्सेशन आम जनता को मिल रही है क्या? मिडिल क्लास मैन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 80C का डिडक्शन जो है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनका फोकस जो है न्यू टैक्स रिजीम पे है। और ये जो डिडक्शन है, बहुत सारे डिडक्शन जो है वो ओल्ड रिजीम में है, तो ओल्ड रिजीम को रिडेंट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसका बढ़ाने का कोई लाभ नहीं मुझे दिखता नज़र आ रहा है। और ये करेंगे भी नहीं। साथ ही मैं इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स स्लैब की बात हो रही है, और हमारे साथी भी कह रहे हैं जैसे गरीबी रेखा वगैरह, तो जो इनकम टैक्स स्लैब जैसे जैसे बढ़ती है, लोग जो है पहले जैसे 3 लाख थी तो 3 लाख के अंदर फाइल करते थे, 5 लाख हुई तो 5 लाख फाइल करना कोशिश करते हैं कि 4 से 5 के बीच में रहे, जहाँ तक कि हमें टैक्स ना देना पड़े। अब 7 लाख है तो 7 लाख तक फाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 से 7 के बीच में सबसे ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग होगी। तो जैसे रिटर्न फाइलिंग होगी 6 से 7 के बीच में, तो आप देखेंगे ये इनकम जो बढ़ती है तो आंकड़े भी इसी तरीके से बढ़ेंगे, गरीबी रेखा जरूर नीचे आएगी। साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर में जो लोन की जो है बहुत सारी स्कीमें हैं और लोग अवेल भी कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो जो भी जो गरीब तरीके जो कहते गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने आते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न सबसे पहले मांगा जाता है कि आपने क्या करा है और कैसे किया है। तो वो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो इसी स्लैब में भरते हैं, और जैसे वो इस स्लैब में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उनकी जितने भी सुविधाएं हैं, जैसे कि बहुत सारी जो गरीबी रेखा से नीचे की जो मिलती है सुविधाएं, वो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। ये सब कुछ पैन बेस्ड लिंक है, आधार बेस्ड लिंक है, तो इसमें जो डेटा है वो जरूर ये फर्क पड़ता है, इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स स्लैब रेट जैसा आपने पूछा कि 2.5 लाख है, बहुत सारे और भी लोग कह रहे थे कि हाउसिंग लोन का जो था पहले ओल्ड रिजीम में जो 2 लाख रुपए तक की सेक्शन 24 में जो मिलते थे रिबेट छूट मिलती थी, वो खत्म हो चुकी है, वो न्यू टैक्स रिजीम में भी नहीं है। अगर आप रेसिडेंशियल की बात करें तो वहाँ भी आपको जो इंटरेस्ट पे जो छूट मिलती थी अगर आप घर खरीदते हो, तो वो नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। सिर्फ और सिर्फ आप कमर्शियल जो लेते हैं उस पे है, जो आप ऑफर करते हैं रेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का जो एम है वो डेफिनेटली है कि जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जहाँ से बिजनेस आपकी इंक्रीज होती है, कहीं ना कहीं जो आपका इकोनॉमी पे जो ये फोकस कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो लाने वाले हैं या विकसित करने वाले, तो उससे सेंट्रेड है ये कि कौन से स्कीम ऐसा लाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेन स्ट्रीम में आए और टैक्स के दायरे में आए। तो ये जो है ओल्ड रिजीम में कुछ चेंज होने वाला नहीं है मुझे जो लगता है, और उस पर कोई फर्क। चलिए ठीक है अभिषेक झा, इस समय एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बताते रोकना चाहूंगा बीच में, आपको एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक से अब मंजूरी मिल चुकी है अंतरिम बजट को। अब थोड़ी देर में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, और देश के सामने ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और अंतरिम बजट भी। और कैबिनेट बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी मिल चुकी है। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और
देश के लोगों को जो उम्मीदें हैं इस बजट से वे बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि देश को दिशा दिखाने का काम ये बजट करेगा, उसके बाद से ही जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास मैन हैं, उनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी हैं इस बजट को लेकर। तो चर्चा पर वापस लौटते हैं, तो हमारे साथ वीके जैन व्यापार मंडल सचिव लगातार बने हुए हैं। वीके जैन,